हेलो दोस्तों, अगर आप एमपीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में जो है हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आप सभी को अगर सिलेक्शन लेना है तो ये प्रश्न आप सभी को याद होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है स्वाभाविकता का सिद्धांत, बी है मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत, सी है निगमन से आगमन की ओर सिद्धांत, और डी है सरल से कठिन की ओर सिद्धांत। तो दोस्तों फर्स्ट का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निगमन से आगमन की ओर शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करना खालिस्तान है। भाषा अर्जित करना क्या है बताना है। ऑप्शन ए है कठिन होता है, बी है सहज स्वाभाविक होता है, सी है भाषा सीखने में बाधक होता है, डी है समय की हानि होती है। तो सेकंड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहज स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जित करना जो है सहज स्वाभाविक होता है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर एमपीटेट 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है बताना है। ऑप्शन ए है केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बी है केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, सी है केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, और डी है समस्याओं के कारणों को सही पहचान करके। तो थर्ड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः जो निर्भर करती है वो हो जाएगी आपकी समस्या के कारणों की सही पहचान पर, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी कहानी कथन के उद्देश्यों में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है शब्द भंडार का विकास, बी है कल्पनाशीलता का विकास, सी है सृजनात्मकता का विकास, और डी है भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो फोर्थ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, कथन के उद्देश्यों में जो है भाषा के लिखित रूप से परिचय शामिल नहीं है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, बी है शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, सी है बच्चे कैसे सीखते हैं, और डी है अगली कक्षा में उन्नत करना। तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है परीक्षाओं में, आप सभी को याद होना चाहिए जो ये प्रश्न। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उसका उद्देश्य यह होता है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना खालिस्तान। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना खालिस्तान। ऑप्शन ए है कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है, बी है कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, सी है बच्चों का मनोरंजन करता है, और डी है बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो आइए हम 6 का करेक्ट जो आंसर होगा, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना जो आपका हो जाएगा वो होगा कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। ऑप्शन ए है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बी है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, सी है बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ऑप्शन डी है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है बताना है। तो 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से जो है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, इसलिए सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकगीतों की भाषा की, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं, सी है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, ऑप्शन डी है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए,
तो इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, इसलिए दिया जाना चाहिए, और इसलिए हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ऑप्शन ए है, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। बी है, बच्चों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ की कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सी है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन डी है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से जो उद्देश्य होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, विगत वर्षों में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को याद होना चाहिए। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है बोलना, बी है पढ़ना, सी है लिखना और डी है सुनना। तो भाषा विकास का द्वितीय चरण जो होगा आपका वो हो जाएगा हमारा बोलना, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये भी साथियों। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति उत्पन्न करना यह उद्देश्य होगा, ये भी आने वाली परीक्षा में संभावित प्रश्न है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं परीक्षा में, आप सभी को याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों को। ऑप्शन ए है उच्च स्तर के छात्रों के लिए, बी है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, सी है माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए और डी है केवल हायर स्कूल के छात्रों के लिए। तो बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उसका उद्देश्य क्या होता है बताना है। तो 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए जो है हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए हिंदी साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है बताना है। ऑप्शन ए है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बी है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, सी है पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, डी है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए जो होगा बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा के प्रयोग की क्षमता जानना जरूरी है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, बी है मानक, सहज, अप्रभावी, सी होगा आपका योजना, सरलता, लिखित और डी हो जाएगा अभिव्यंजना, व्यक्तिगतता और मौखिक। तो नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका स्वतंत्र एवं स्वाभाविक और मौखिक, यहाँ पर मौखिक एवं लिखित, ये आपका करेक्ट आंसर, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ, ऑप्शन ए है बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं, बी है सही नहीं है क्योंकि इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, सी है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं, डी है भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करते हैं। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक पड़ाव पर है, तो ये त्रुटियाँ इसमें हो सकती हैं, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रेंड हुआ है विगत वर्षों में और इस बार भी आने की संभावना बिल्कुल 100% है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है। पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है बताना है। ऑप्शन ए बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, बी है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, सी है भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है और डी है बच्चों का आकलन करती है। तो पाठ्यपुस्तक जो भाषा शिक्षण के मुख्य क्या सहायता करती है बताना है। तो पाठ्यपुस्तक जो है बच्चों का आकलन करती है और भाषा शिक्षण में मुख्यतः आकलन करती है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को है गद्यांश आता है, वैसा ही गद्यांश मैंने लिया है, आप सभी को पढ़ना है और इस गद्यांश में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो मेरा पढ़ा हुआ है, आप सभी को पढ़ के उत्तर देना है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन करना है। आपको गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से और उसका उचित शीर्षक लेना है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 4। ऑप्शन ए है राजनीतिक असंगठन के क्षेत्र, बी है राष्ट्रीय एकता, सी है आतंकवाद एक राष्ट्रीय खतरा और डी है कश्मीर की आतंकवाद समस्या। तो उचित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, इसमें से आप सभी को सेलेक्ट करना है। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, निम्न में से यह कथन किसका है बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है इंदिरा गांधी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है महात्मा गांधी। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं हुआ है। निम्न में से आपको गद्यांश पढ़ना है अच्छे से और किस शब्द युग्म का प्रयोग जो है गद्यांश में नहीं हुआ है। तो आप गद्यांश पढ़ेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो शब्द युग्म का प्रयोग नहीं हुआ है वह भिन्न भिन्न हो जाएगा, इसलिए 18 का डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, निम्न में से कथन किसका है ये बताना है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, कथन किसका है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है इंदिरा गांधी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है महात्मा गांधी। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये भी, राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है प्रेम एवं भाईचारे पर कायम रहने के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता का नहीं होना। ऑप्शन बी है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, सी है प्रेम एवं भाईचारे का कायम रखना और ऑप्शन डी है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रखना। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य जो है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे को कायम रखना, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर एमपी-टेट 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, आबद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। आज़ाद हो जाएगा क्या, अमुक्त हो जाएगा क्या, कैद हो जाएगा या फिर सीमित हो जाएगा। 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, आबद्ध का जो विलोम शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आज़ाद। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से मत एकता में कौन सी संधि होगी। दोस्तों आपने अगर संधि अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। मत एकता में जो संधि होगी आपकी, ऑप्शन ए है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। तो मैं आपको इसका संधि विक्षेप करके बता देता हूँ, मत धन एकता, मत एकता है ना। तो जो मत एकता में जो संधि होगी वो आपकी हो जाएगी 22 की सी, वृद्धि संधि है ना, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है। आसान सा प्रश्न है, भारतवासी में कौन सा समास हो जाएगा और द्वंद्व समास होगा क्या, द्विगु समास होगा क्या, कर्मधारय समास हो जाएगा क्या या तत्पुरुष समास होगा। तो भारतवासी में जो है आपका वो हो जाएगा 23 का डी, तत्पुरुष समास।
भारतवासी में कौन सा समाज होगा? तत्पुरुष समास, ध्यान में रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 कंप्लीट हो गए हैं। एक पद्यांश और आया है, आपको सभी को पढ़ना है उसको भी, और क्वेश्चंस के आंसर करना है। निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। आपको पद्यांश पढ़ना है। ये आपका पद्यांश है, ये हमारा रहा पद्यांश। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। किंतु अरे ये क्या, इतना आदर, इतनी करुणा, सम्मान प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे, अहो मतिमान, मैं अपने झीने आंचल में इस पार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी। उनका वह स्नेह अपार, लख महानता उनकी पल पल देख रही, अपनी ओर मेरे लिए बहुत थी अकेली, उनकी तो करुणा की ओर। तो ये आपको पढ़ना है। और ये रहा आपका क्वेश्चन। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है भगवती चरण शर्मा, और डी है महादेवी वर्मा। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता जो होंगे आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से मतिमान का अर्थ क्या होता है? आसान सा प्रश्न है। मतिमान का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है आंगन, बी है निर्बुद्धि, सी है बुद्धिमान, और डी है मूर्ख। तो मतिमान का जो आपको अर्थ होता है आप सभी को पता होना चाहिए, बुद्धिमान होता है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? करुणा का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए करुणा के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं, है ना। ऑप्शन ए है उदारता, बी है दया, सी है निष्ठुरता, और डी है सहानुभूति। तो जो नहीं होगा वो आपका हो जाएगा 26 का सी, निष्ठुरता जो है करुणा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उदारता, दया और सहानुभूति करुणा के पर्यायवाची हो जाएंगे, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन ए है कुंडलिया, बी है सवैया, और सी है बरवे, और डी है बरवे एवं सवैया। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोहे और रोले को मिलाने से क्रम से जो बनेगा आपका कुंडलिया बन जाएगा, कुंडलिया छंद, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? वही सेम प्रश्न जैसा कि आपको पद्यांश को पढ़ना है, उसमें आप देख लेंगे कि कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आसान सा प्रश्न है, आप सभी आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। ऑप्शन ए है आंचल, बी है शोक, सी है कोर, डी है दृष्टि। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शोक शब्द का जो है प्रयोग उपयुक्त पद्यांश में नहीं किया गया है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है बताना है। ऑप्शन ए है महानता, बी है अवगुण, सी है निर्देश, डी है अनुप्रास। तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी हमारे तीनों में इसमें अब का हुआ है, इसमें नी का हुआ है, इसमें अनु का हुआ है। तो ए इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुहावरा है, और का और हो जाना का क्या अर्थ है? और का और हो जाना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है गढ़ फतेह करना, बी है थक कर चूर होना, सी है पहले जैसे न रहना, बिल्कुल बदल जाना, ऑप्शन डी है अत्यधिक हर्ष होना। तो आसान सा मुहावरा है, आप सभी को इसका आंसर मुझे लग रहा है, जहाँ तक उम्मीद है पता होगी। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और का और होना का अर्थ जो होगा पहले जैसे न रहना, बिल्कुल बदल जाना, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से हमें वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़कर जो है आगामी पात्रता परीक्षा एमपीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। क्योंकि हम यहाँ पर वही प्रश्न जो लेते हैं जो कि परीक्षा में आने के लिए संभावित प्रश्न है, वही प्रश्न यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों में ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि और भी लोग जो है चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपीटेट 2026 की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।